गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान विषय के ऊपर। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, या बोला जा सकता है कि उन विद्यार्थियों के लिए ही बहुत शानदार क्लास है जिनका विज्ञान का, साइंस का 13 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। शानदार होने का कारण क्या है? शानदार होने का कारण ये है कि आज के क्लास में हम सब्जेक्ट विज्ञान के लिए, साइंस के लिए पूरा सिलेबस आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। अब ये पूरा सिलेबस को आज के क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे, जिनमें हर एक टॉपिक से जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का हिंट दिया जाएगा और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जाएगा जिसकी तैयारी करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय जीवों का विकास। तो जीवों के विकास में देखिए जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए आपके सामने में है, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन ये होते क्या हैं, इनके बारे में आपको बताना है। जो नंबर के हिसाब से, जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक साइड कृत्रिम चयन को लिखिएगा, दूसरे साइड प्राकृतिक चयन को लिखिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। जैसे कि कृत्रिम चयन क्या होते हैं, समझ में तो आ रहा है, इसको मनुष्यों के द्वारा चयन किया जाता है। और प्राकृतिक चयन क्या होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का तैयारी करके जाइए ताकि बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट निकाल सकें। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डार्विन तथा वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। ये भी आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर के लिए, जो कि 2 नंबर के लायक आपको इसका आंसर लिखना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। देखो स्टूडेंट, आपके सामने में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये एक मैराथन है, मतलब आपको आज का क्लास में पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत डर लगता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें हर एक टॉपिक से, हर एक अध्याय से जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया जा रहा है, उन चीज़ों को आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% क्वेश्चन आएंगे या यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ, लेकिन आपके सामने में जो 95% क्वेश्चन जो इसी में से आ सकते हैं, आप इसकी तैयारी करके जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। मतलब एक ही जाति में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, जो समूह में पाए जाते हैं, उनके लक्षण समान होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। मतलब थोड़ा सा समझना है। जैसे कि अभी आप पढ़े हो कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, अनुकूलन, ये उससे रिलेटेड आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुटुमसर गुफा में पाई जाने वाली जो कानी मछली है, वो उनका अपनी प्रजाति अपने वन से अलग दिखाई देते हैं। मतलब इसके कारण क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने में पूछा जाएगा। जैसे कि कुटुमसर गुफा है, जो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, उसमें कानी मछली पाई जाती है। वो अपने जाति से, अपनी प्रजाति से वो अलग टाइप से कैसे रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जैसे कि बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आती है, मैं आपको उसका आंसर ही बताते जा रहा हूँ। प्राकृतिक आपदा जो आती है उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, और जो चट्टानों के नीचे दबे होते हैं, बहुत ही लंबे समय तक दबे होने के कारण उनमें बहुत सारी क्रियाएं रुक जाती है। वो जो दबा हुआ चीज़ होता है उसको निकालेंगे तो उसे कहा जाता है जीवाश्म। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, ये सब जीवाश्म के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर को जमा के लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। आप हमेशा ये याद रखिएगा, क्वेश्चन के बगल में जो नंबरिंग दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है,
तो आप 3 से 4 पॉइंट इसमें लिखेंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर जो इसमें दिया गया है, मार्किंग किया गया है, वो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जीवों के विकास में जो सिद्धांत है उसकी जो मुख्य बिंदुएं हैं उनके बारे में आपको इसमें मेंशन करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं अनुकूलन, एडॉप्टेशन जिसको कहा जा सकता है। कोई भी जीव किसी वातावरण में अगर अनुकूलित हो गए तो वो उसमें लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी का आपको आंसर देना है, चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समवृत्ति लक्षण तथा सजाति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, समवृत्ति और सजाति, जैसे कि आप पढ़े होंगे उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्य एक समान होंगे लेकिन उत्पत्ति अलग अलग होंगे। इस प्रकार आपका इसका रिजल्ट या आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। उदाहरण भी दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि तितली के पंख होते हैं, इस टाइप से आप इसमें एग्जाम्पल देंगे और इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट अध्याय 2 है अम्ल, क्षार और लवण। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अचार को एल्यूमिनियम या तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, इसका कारण बताना है। अम्ल, क्षार और लवण वाला अध्याय 2 है जिसमें से ये क्वेश्चन हर साल रिपीट किया जाता है। अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहेंगे, मतलब जो अपने को क्या बता दे ये अम्ल है, क्षार है या लवण है, इसको जो इंडिकेट करते हैं, जो बता देते हैं उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से सूचक होते हैं? जैसे कि हम लोग को पहचानने के लिए लिटमस पेपर आप लोग को पढ़ाया गया होगा। लिटमस पेपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो वह अम्ल है, लाल अगर नीला हो जाता है तो क्षार है। इस टाइप से, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं कि अचार को एल्यूमिनियम या तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता, कारण क्या है? अम्लीयता, उसका अम्लीयता और क्षारकता। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ के, बहुत ही अच्छे से समझ के उसको वर्ड में अपने को लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सूचक के बारे में भी वैसे ही है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl आपके सामने में है, अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो उसकी प्रकृति क्या होती है उसको समझाना है, उदाहरण दे के आपको। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। अब भोज्य पदार्थ कोई सा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि दूध में आपका क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, ये आप जानते ही हैं। इमली में क्या पाया जाता है? आपका हल्दी में क्या पाया जाता है? सेव में क्या पाया जाता है? इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख के जाइए, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। साथ ही साथ अम्ल के साथ साथ क्षार को भी पढ़ के जाइए आप। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिवीजन में मदद करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन वही अगर दही बन जाता है तो उसके pH मान में क्या परिवर्तन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। pH का पूरा नाम लिखिए। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका पूरा नाम लिखना है और सूत्र के साथ। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको एक एक बार पढ़ते जाएंगे, उसका क्या हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट उसका आना चालू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण क्या है? कोई भी कंपाउंड जब प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उसे आयनीकरण कहते हैं, मतलब आयन में टूटना। ठीक है, इसी प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का किसी भी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती? कोई सा भी धातु ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं जैसे कि H2SO4 से या HCl से क्रिया कराते हैं, तो हमेशा याद रखना है आपको, जब किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी के बारे में आपको उदाहरण देकर समीकरण के माध्यम से समझाना होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे अभिक्रियाएं
अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन अपने को बताना है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो उसको समीकरण के माध्यम से लिखना है। जैसे कोई भी अम्ल है उसको क्षार से क्रिया करा देते हैं, वो तो क्या बन जाता है, हमारा लवण बन जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको क्रिया करा दिए और वो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अच्छे से जमा के लिखिएगा, जब किसी अम्ल को क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार चैप्टर या आज का जो क्लास है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा सिलेबस कवर होगा। आप बिना स्किप किए पूरा क्लास अटेंड कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपका साइंस का, विज्ञान का जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? कोई दो हानिकारक प्रभाव लिखिए। अम्ल वर्षा मतलब जो वर्षा होती है डिस्टिल वाटर, उसके जगह में अम्लीय वर्षा होगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। उसके दो हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये पेड़ पौधों को जला भी देगा, स्किन को जला देगा। इस प्रकार इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार इतना जो क्वेश्चन है वो अम्ल, क्षार और लवण से है। इसको आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। अध्याय 3, ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फट क्यों जाता है। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार के कारण वो फट जाता है। इस चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा के बारे में बताना है आपको। ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है, याद रखिएगा। ऊष्मा वाला चैप्टर है तो ऊष्मा से विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मारोधी पदार्थ, कुचालक, सुचालक, सभी चीज़ों को आप अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है ऊष्मीय चालक क्या है, और दूसरा नेक्स्ट बोल रहा है ऊष्मीय कुचालक क्या है। मतलब चालक को ही बताना है और कुचालक को बताना है। एक को आप अच्छे से करेंगे ना तो दो तीन चीज मतलब आपको जनरली बोल सकते हो, एक अच्छे से क्लियर करने के बाद दो तीन क्वेश्चनों का और आंसर आपको इजी वे में पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ऊष्मा का जो प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में किस किस चीज़ों में, किस किस जगह में इसका उपयोग किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर में जनरली क्या होता है, आपको कुछ बोल सकते हो एलिमेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 20 तक। 20 में परमाणु क्रमांक भी आप याद रखिए, परमाणु भार को भी याद रखिए। उसके कुछ आवर्ती गुण होते हैं, जैसे कि परमाणु त्रिज्या क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने से, टॉप टू बॉटम मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, आकार क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें हम सेलेक्ट किए हुए हैं जो एग्जाम में आने लायक है। तो पहला क्वेश्चन है किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा का मान परिवर्तित कैसे होता है। ठीक है, जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कैसे परिवर्तित होता है किसी वर्ग में। अब वर्ग कहने का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे जो आएंगे वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो उसमें आपको आयनन ऊर्जा का मान के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप जानते हैं, आयनन ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कम होते जाता है, क्योंकि परमाणु का जो आकार है, जो साइज है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही वर्ग में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो कोई तत्व है जो किस में उपस्थित है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको आवर्त के बारे में भी समझना है और वर्ग के बारे में भी समझ के उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 5 से। हमारा अध्याय 5 क्या है, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो इस प्रकार हमारा अध्याय 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट
जीव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उसके बावजूद कुछ क्वेश्चन हम निकाले हुए हैं, उसके बारे में आपको देखना है। जैसे कि पहला है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, उनके घटकों के नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उनके जो घटक होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनके क्या कार्य होते हैं, क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, पोषक स्तर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन 3 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, बहुत ही इजी है। एक बार अच्छे से एक बार समझ जाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से तीनों जो सिमिलर हैं आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भार किसे कहते हैं। इसी प्रकार कुछ घुमा के क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आराम से उसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे, वो पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मिला हुआ लग रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं या होते कौन है, एग्जाम्पल देके आपको बताना होगा। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने में, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखने के लिए बोला जाएगा तो नंबर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 2 लाइन लिख सकते हैं, 3 नंबर का पूछा जाता है तो 3 से 4 लाइन अपन दे सकते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को प्रायोरिटी अगर आप देंगे तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल को और ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अध्याय 6 में आते हैं। अध्याय 6 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो अध्याय 6 क्या है आपका, विद्युत धारा और परिपथ। तो विद्युत धारा और परिपथ में पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा लिखना है और उसका एसआई मात्रक बताना है। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि ओम किसका मात्रक है, ओम किससे रिलेटेड है, इन चीज़ों को भी आप अच्छे से क्वेश्चन में तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। उसी प्रकार दूसरा जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, प्रतिरोध क्या है, उसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, परिभाषा भी, प्रतिरोध भी, परिभाषा और उसका एसआई मात्रक, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है। मतलब हम विद्युत का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे जिससे अपने को क्या होगा, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखना है और V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है, दोनों के संबंध को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम एग्जाम में आना ही आना है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए चालकों के बारे में आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार समांतर क्रम में जोड़े गए चालकों के बारे में आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए या डिटेल समझाइए। तो श्रेणी क्रम में भी आप बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिए, समांतर क्रम के बारे में भी बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 में, जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, शोषण और उत्सर्जन। ये जो 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें चित्र बनाने के लिए भी आता है, नामांकित चित्र बनाने के लिए, जिसको आपको देखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है आपको बार बार, जिससे आपका जो प्रैक्टिस होगा तो चित्र बहुत ही अच्छे से बनेगा और उसको नामांकित कर करके आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, विसरण किसे कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, रुधिर क्या है, आरएच फैक्टर क्या है। इस प्रकार के जो ये क्वेश्चन है ना, ये हैं 2-2 नंबर के, लेकिन बहुत ही बच्चों को ये नहीं आता, इसलिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा स्टडी करके जाइए। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप एग्जाम में जब ये आएगा तो आप किसी प्रकार का चिंता नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। एटीपी जैसे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ठीक है, और क्यों कहते हैं इसको, उन चीज़ों के बारे में भी जानना है। इसके साथ ही साथ
माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए, समीकरण के माध्यम से समझाइए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। क्लोरोफिल जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी जरूरी होता है। इन सब का क्रिया करके पौधे क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस मुक्त करेंगे। इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। श्वसन क्या होगा, कभी कभी वो ही पूछ देता है, श्वसन को जस्ट उल्टा लिख देना है आपको। कार्बोहाइड्रेट श्वसन से क्या करेगा, श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन डालेगा, उसको क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना है। ठीक, तब आपका आंसर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन आता है नामांकित चित्र बनाने के लिए। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। प्रैक्टिस घर में 2-3 बार कीजिए, बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नामांकित चित्र से ही क्वेश्चन आता है उत्सर्जन वाले चैप्टर से, हम उसको भी अपने सिलेक्शन लिस्ट में रखे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में होने वाली जो क्रिया होती है, जैसे कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमाशय में स्रावित होने वाले HCl का कार्य क्या होता है। याद रखिएगा, अमाशय से या अमाशय में जठर रस का स्रावण होता है, उसमें HCl भी पाया जाता है। तो HCl का कार्य क्या होता है। ठीक है, मतलब उसमें 3-4 जो जूस निकलते हैं, जो रस निकलते हैं, उन तीनों चारों का आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। कम से कम 2-2, 3-3 कार्य उसका याद कर लेना है। जैसे कि HCl का पहला कार्य आप जानते होंगे, भोजन के साथ आने वाले जितने भी बैक्टीरियास होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार बाकी चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आपको बताया पाचन तंत्र के बारे में भी आपको संरचना याद करना है, हृदय के बारे में भी याद करना है, जैसे कि हृदय के नामांकित चित्र बनाइए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। याद रखेंगे, कभी कभार उसमें अंदर घुस के पूछ देता है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। लिमिटेड क्वेश्चन है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के 2 दिन पहले का जो छुट्टी मिलेगा उसमें आप सारा चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया सेकंड, जिसमें नियंत्रण और समन्वय को रखा गया है। तो नियंत्रण और समन्वय वाले से कुछ क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उसके कार्य लिखना है। ठीक है, या क्यों कहा जाता है उसके कारण भी, कार्य को भी अच्छे से पढ़िएगा, कारण तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। पादप हार्मोन्स 3-4 प्रकार के होते हैं जो आप पढ़े हैं अपने सिलेबस में, उसमें से कोई 2 का नाम आपको अच्छे से रट के जाना है और एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है उसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की क्या भूमिका होती है। इन चीज़ों को आपको बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, जैसे हमारे उंगली में मान लेते हैं कुछ चुभ जाता है तो हमारा उंगली वहाँ से हट जाता है, इसका सिग्नल हमारा मेरुरज्जु से हमारे मस्तिष्क में पहुँचता है, जिसको आपको समझाना है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना या नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उसके कार्य को समझाइए। अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म, ये आपका धातु और उसके होने वाली जितने भी क्रियाएं होती है उनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं उसमें पहला है, अम्लराज किसे कहते हैं या अम्लराज क्या है। ऐसी कौन सी धातु है जो अम्लराज से ही क्रिया करती है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। खनिज किसे कहेंगे और अयस्क किसे कहेंगे, उनके बारे में आपको बताना है। उनके कोई 4 या 5 अंतर आपको याद करके रखना होगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण को समझाइए। तो अयस्क के सांद्रण की जो जितनी विधियां लोग पढ़े हो, जैसे कि झाग प्लवन विधि पढ़े हो, भर्जन पढ़े हो, वात्यभट्टी पढ़े हो, ठीक है, तो निस्तापन पढ़े हो, इस टाइप की जितनी भी विधि है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना रहेगा और उसके प्रक्रम को समझाना होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके ही जाना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं, मतलब जंग लगना किसे कहते हैं। इसके प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखना है और इसके बचाव के उपाय को भी लिखना है, मतलब जंग लगने के कारण क्या हैं और उसको जंग लगने से बचा कैसे सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं। कोई 3 एग्जाम्पल लिखिए, उसके उपयोग लिखिए, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो मिश्र धातु कौन कौन से हैं, देखिए आपके बुक में तो 7-8 मिश्र धातु दिया हुआ है, उसमें जो आपको इजी लगता है 3-4 अच्छे से कर लेना। मिश्र धातु किससे बना होता है उसको भी कर लेना, उसके उपयोग को भी 2-3 पढ़ लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। जो संक्षारण आप पढ़े हो ना, वो जंग क्यों लगता है, संक्षारित क्यों होता है कोई धातु, उसके जो सिद्धांत हैं विद्युत रासायनिक सिद्धांत, जिसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अध्याय 10 में आपको देखना रहेगा प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ना है, जो समतल सतह से अपने को होना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आप बोल सकते हो परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, उसको समझाना है। दूसरा अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं, उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक ही बोल रहा है परावर्तन और अपवर्तन, तो दोनों को तो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्या बोल रहा है, वो है अपवर्तनांक क्या है, इसके गुण लिखिए तथा सूत्र और मात्रक लिखिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है, परावर्तन, अपवर्तन और अपवर्तनांक, ठीक है। और याद रखिएगा सभी का सूत्र और मात्रक भी आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक है, इन चीज़ों को आपको समझाना होगा। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो क्रांतिक कोण के बारे में भी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके परिवर्तित करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन की घटना का दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग या 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, वस्तु को दर्पण के नज़दीक लेके आने से प्रतिबिंब कैसे बनता है और वस्तु को दर्पण से दूर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब में स्थित मछली वहाँ स्थित नहीं होती जहाँ वो दिखाई देती है, क्यों, कारण बताइए। इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अगर कोई बाल्टी में रॉड डालते हैं तो रॉड टेढ़ा कैसा दिखाई देता है, सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है। इस टाइप से जो क्वेश्चन आपके सामने में दिए हुए हैं ना, इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 बोलता है अधातुओं का रसायन। तो अधातुओं का रसायन, जैसे कि पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में जो बहुत सारे अधातु होते हैं उनके बारे में, उनके यौगिक के बारे में, उनके रासायनिक गुणों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर बताइए। कभी कोई पूछ देगा कि उपधातु का नाम दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये पूछ देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक बार देखने से याद हो जाता है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधातुएं ज़्यादातर विद्युत ऋणात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्यों, इसका कारण बताना है। जैसे कि आप जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है, विद्युत ऋणात्मकता का जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि हम सीरीज में जमाएंगे, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब अपने आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर के नाम से ज़्यादातर जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए।
कभी कभी दो क्षारों के नाम भी पूछ देंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं, नाइट्रस अम्ल होते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, लेकिन पूछेगा कोई 2 या 3। उसी प्रकार क्षार का भी याद रख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार होते हैं। इन चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। धातु और अधातुओं में अंतर लिखिए, धातु अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में समझाइए, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से क्लियर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायक होती है, प्रयोगशाला में उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे, ये प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला या प्रयोगशाला से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। आपके सामने में जो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को जो हम प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे जैसे पॉइंट दिया हुआ है आप उसी के हिसाब से उसको बना सकते हो, ठीक है। जिसका वर्णन करना रहेगा, चित्र बनाना रहेगा, समीकरण लिखना रहेगा। इन चीज़ों को आप अच्छे से अपने स्टडी मटेरियल में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी प्रकार नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बताइए, या नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाएंगे उसको भी निम्न बिंदुओं पर क्या करना है, अपने को बताना होगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो कि अधातु होते हैं, जो कि गैस होते हैं, उनका प्रयोगशाला विधि को आप अच्छे से कर लेना, उसका चित्र बना के देख लेना अच्छे से, उनको कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, इन सारा चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं अध्याय 12 से, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे हम विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम चुंबक के बारे में भी पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो याद रखिएगा चुंबक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं, उपयोग, चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ में ही क्यों रुकता है, इसका वर्णन कीजिए। इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे उसको अच्छे से करके जाइए, ठीक है। सेकेंड जो बोलता है विद्युत जनित्र क्या है, तो विद्युत जनित्र या उसके उपयोग, उसके संक्षिप्त वर्णन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो बहुत रूप से पूछे जाते हैं, ठीक, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखिए। हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब मैं तो ये नहीं बोलूँगा इसको अच्छे से तैयारी करके रखना, इसको तो हमेशा के लिए ये समझिए कि एक क्वेश्चन आपका विज्ञान के विषय में 13 मार्च को जो पेपर होने वाला है ना उसमें आ गया है। इस तरीके से, इस विश्वास के साथ इसको तैयार करके जाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर के कौन कौन से उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारावाही तार के कारण उत्पन्न होने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र हैं किन किन कारणों पे निर्भर करते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन कारण में क्वेश्चन आता है, जो आपको मैं बताया हूँ उसको करना है। अभी हम पढ़े हैं या अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाइए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी आपको बताया, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, उपयोग, इसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से इसमें पॉइंट लिखेंगे। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट सफिशियंट होता है, 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट सफिशियंट होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा एक्चुअल में होते ही क्या है उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन और आता है कभी कभी मोटर और जनित्र में अंतर लिखिए, ठीक। तो मोटर अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। अब ये याद रखिएगा इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन चुंबकीय बल रेखाओं से बनेगा, फ्लेमिंग के नियम जो है उससे क्वेश्चन बनेगा,
मोटर से क्वेश्चन बनेगा, जनित्र किसे कहते हैं इससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो 3-4 जो पॉइंट है ना, यही क्वेश्चन घूमते रहता है, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से करके जाना, पूरा का पूरा जो दिया हुआ है आपके बुक में उसको अच्छे से स्टडी करना, ठीक। चलिए बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में दिया है, विद्युत मोटर का डायग्राम देना है आपको, उसका चित्र बनाना है, 3 बिंदु दे देगा, इस 3 पॉइंट में विद्युत मोटर को समझाइए। फिर दिया है विद्युत जनित्र को इन 3 पॉइंटों में समझाइए। तो अभी आपको मैं बताया विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र को चित्र से लेके उसके उपयोग के जाते तक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब हम देखने वाले हैं उसके गोलीय सतह से, पहले पढ़ चुके हैं समतल सतह से, अब हम देखने वाले हैं गोलीय सतह से। इस चैप्टर में क्या क्या है आपका, इस चैप्टर में आप लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेंस जो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, आप तो समझ गए होंगे। जब लेंस की बारी आती है तो फोकस दूरी तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टाइप से इसमें 4 या 5 क्वेश्चन जो बनता है उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन हम जो क्वेश्चन निकाले हैं उससे क्या हो सकता है, उससे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो फार्मूला दिया हुआ है उसको लिखोगे और थोड़ा सा उसके बारे में हिंट लिखोगे या शब्दों में उसकी परिभाषा लिखोगे, ठीक। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देगा, समतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए या समतल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो इस टाइप से आप जो पढ़े रहोगे ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि जो परिभाषा आपको याद है उसको कोरिलेट करके थोड़ा सा पढ़िए और आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं समझाइए, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं समझाइए पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लेंस क्या होता है, लेंस के उपयोग लिखिए, लेंस को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेंस की क्षमता क्या होती है और इसकी इकाई क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। इसके बाद अभी आपको मैं बताया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, इन चीज़ों को 4-5 पॉइंट से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। इस टाइप से क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने में जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर में 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और याद रखिएगा इसमें वैल्यू को चेंज करके क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ पे 40 होगा 50 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, तो इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसकी भी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अध्याय 14 जैविक प्रक्रिया जो सेकेंड है, उसमें हम देखे हैं प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन वाले जो चैप्टर है उससे याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि प्रजनन किसे कहते हैं, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आप क्लास में किए होंगे, लेकिन हमारी टीम जो क्वेश्चन निकाल के रखी हुई है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्धी प्रजनन क्या है, दूसरा है पुनरुद्भवन क्या होता है, तीसरा है बीजाणु क्या होते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में आपसे बन जाएगा, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पुष्प का चित्र बनाकर नर तथा मादा जनन अंगों को समझाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। तो इसको आप तैयारी करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विखंडन क्या है, अमीबा में विखंडन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। तो ये विखंडन वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है,
2-3 एग्जाम्पल लेके आप अच्छे से इसको तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं अध्याय 15 से, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी चैप्टर का कहने का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसमें डीएनए का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उन चीज़ों के बारे में अपने को अभी के उसमें देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, आप उसको तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आप तो सब जानते हैं कि मेंडल उसके जनक हैं, जिसको हमेशा क्या किया जाता है, एक एग्जाम्पल के लिए सेट करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रभावी और प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए आपके सामने में 2-2 नंबर के 4-5 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि गुणसूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि कैसे गुणसूत्र पुरुष में कितने होते हैं, मादा में कितने होते हैं। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उसको आप काफ़ी अच्छे से तैयारी करके रखेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रकार आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 उसके जो नियम हैं, तीनों नियम को अलग अलग भी कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम के माध्यम से प्रैक्टिस करके रखना है और तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का ही उपयोग क्यों किया है। इसके आपको कारण बताना है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। ये थोड़ा सा 4 नंबर क्वेश्चन आपके में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 16, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। ये आपका विज्ञान में रसायन वाले पोर्शन से है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले होते हैं। स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे मेथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे एल्कोहल क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो इन चीज़ों का जनरली IUPAC नाम तो हमेशा पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, एथिल तथा प्रोपिल मूलकों में क्रियात्मक समूह OH जोड़कर इनके यौगिकों का नाम लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मतलब OH जहाँ पे आया तो अपने दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये एल्कोहल बनाएगा। जैसे कि एल्किल से जुड़ेगा तो एल्किल एल्कोहल, प्रोपिल से जुड़ेगा तो प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 2 नंबर का, ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। जो बायोकैटालिसिस है वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना होगा, एक आठों एग्जाम्पल भी दे देना। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है समवायता से पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन में आता है, देखिए 2 प्रकार का समवायता दिया हुआ है, श्रृंखला समवायता और स्थान समवायता क्या होते हैं। इसको आपको सूत्र भी लिखना है और उसका डायग्राम भी देना है। मतलब जो स्ट्रक्चरल फार्मूला के माध्यम से, संरचना सूत्र के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि श्रृंखला और स्थान समवायता होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। जो एथेनॉल है मतलब जो एथिल एल्कोहल है उसका औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाएगा और एथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है। इस चीज़ों को भी आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। उसके बाद जो बोला जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में इस चैप्टर से, सिरका क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे है अध्याय 17, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में जो रसायन यूज किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे रसायन हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, कपड़ा धोने का सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आप समझ के रखिएगा। देखिए इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट सभी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप हमेशा याद रखिएगा कठोर जल, मृदु जल क्या होते हैं, ठीक है, साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है। इन चीज़ों को आप अच्छे से याद करके रखेंगे। उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने में बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है,
इन चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, यह केक को किस प्रकार स्पंजी या मुलायम बनाता है। तो बेकिंग पाउडर के बारे में भी वही पढ़ना है कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, केक को मुलायम कैसे बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताया हूँ इसमें छोटा छोटा जो चीज़ है आप उसको सरसरी तौर पे पढ़िए और बाकी जो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में से क्वेश्चन आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसको डिब्बे में क्यों रखा जाता है, वायुरोधी डिब्बे में क्यों रखा जाता है, और साथ ही साथ इसको जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी जो आते हैं उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन क्या होता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन के बारे में लिखिएगा, अपमार्जक के बारे में लिखिएगा। ठीक है, अंतर जो दिया हुआ है 2-2, 3-3 लाइन का उसको आपको तैयारी करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के मिसेल का निर्माण किस तरीके से होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, साबुन में मिसेल का निर्माण जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि सीएनसी जो आप पढ़े हो वो क्वेश्चन हमेशा आता है कि मिसेल किसे कहते हैं, इसका निर्माण की विधि को समझाइए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कांच बनाने की विधि और सीमेंट बनाने की विधि। देखिए 2 क्वेश्चन कंटिन्यू आपके सामने में है, कांच बनाने की विधि को निम्न बिंदुओं से समझाइए, सीमेंट बनाने की विधि को भी समझाइए। तो ये 2 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कांच और सीमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अध्याय में। अध्याय 18 ऊर्जा के बारे में बोला जा रहा है। अब ये याद रखिएगा ऊर्जा क्या है, जो ऊर्जा का जो मेन स्रोत है जैसे कि आपका सूर्य है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, उसका जो लिस्ट है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उपयोग लिखिए। सौर ऊर्जा के कौन कौन से उपयोग हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, बायोगैस किसे कहते हैं, उसके लाभ को बताइए, कैसे बनाया जाता है। तो इन क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिएगा इस चैप्टर के लिए, इस अध्याय के लिए। 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसको आप अच्छे से तैयारी कर लेना। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर को समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर सेल पैनल किसे कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, हो सकेगा तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसका भी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आपके सामने में कक्षा 10वीं का जो क्लास चल रहा है, जो विज्ञान विषय चल रहा है, उसका 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक इस प्रकार सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करता है वो आज के क्लास में तैयार किया गया है। तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।